देखिए जीओसी असाइनमेंट डिस्कशन, ठीक है। अगर आपने असाइनमेंट वैसे तो कर लेनी चाहिए, नहीं भी करी तो फिर देख लो इसे, ठीक है। 14th, which of the following is incorrect? पहला बताओ सही है कि नहीं। द एनर्जी ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड इज ऑलवेज लेस देन, बिल्कुल सही बात है। रेजोनेंस हाइब्रिड हैज लीस्ट एनर्जी, तो ए वाला करेक्ट है। लिखते चलना, रेजोनेंस हाइब्रिड हैज लीस्ट एनर्जी। बी वाला गलत है। रेजोनेंस एनर्जी क्या होती है? देखो, रेजोनेंस एनर्जी होती है एनर्जी ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड माइनस एनर्जी ऑफ मोस्ट स्टेबल, लीस्ट स्टेबल नहीं, मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। मोस्ट स्टेबल का मतलब क्या हुआ? वो वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जिसकी एनर्जी क्या है? लीस्ट है। तो देखो, वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जिसकी एनर्जी लीस्ट है उससे भी कम इसकी एनर्जी होती है, कम एनर्जी। तो ये देखो निगेटिव आता है, निगेटिव मतलब एक्सोथर्मिक, ठीक है। ठीक, resonance energy is the difference between enthalpy of formation of molecule and the resonating structure having maximum energy, नहीं minimum energy। बिल्कुल सी वाला बिल्कुल सही बात है। If the resonance structures are hypothetical structure and do not represent any real molecule, बिल्कुल सही बात है। डी वाला ऑप्शन इनकम्प्लीट है, उसको कंप्लीट कर लो भाई। सी वाला भी सही है, ये वाला गलत है, बी वाला भी सही। इन delocalized structure of benzene the pi chart is spread equally above and below। वो इक्वली क्या होना चाहिए था बेटा? इक्वली अबव एंड बिलो। ये लो, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड आधा ऊपर आधा नीचे। इसमें क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, ये होना चाहिए इक्वली अबव एंड बिलो, ठीक है। अब देखो 31, which of the following carbanions are resonance stabilized? देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये नहीं पूछना चाहिए था। 31 भाई, माइनस चार्ज का होता था माइनस सिंगल पाई बॉन्ड, तो या तो ये पाई बॉन्ड हो, कोई भी पाई बॉन्ड होना चाहिए, या फिर ये मान लो CO हो, NO2 हो, समझ रहे, कोई भी पाई बॉन्ड हो। ये देखो इसमें भी रेजोनेंस होगा, NO2, ये देखो माइनस सिंगल पाई बॉन्ड, ठीक, इसमें भी रेजोनेंस होगा। या फिर ऐसा देख लो, ये देखो माइनस सिंगल पाई बॉन्ड, इसमें भी रेजोनेंस होगा, माइनस सिंगल पाई बॉन्ड, इसमें भी रेजोनेंस होगा। ये देखो इन सब में रेजोनेंस होगा, क्योंकि फॉर्मेट क्या था? माइनस सिंगल पाई बॉन्ड, ठीक है। अब देखो ए वाले में कहां से होगा यार, बताओ? माइनस सिंगल सिंगल डबल, तो इसमें तो हो ही नहीं सकता, माइनस सिंगल डबल होना चाहिए, डबल यानी कि वो पाई बॉन्ड। अब ये देखो इसमें होगा कि नहीं? माइनस सिंगल पाई बॉन्ड, इसमें हो जाएगा। इसमें देखो माइनस सिंगल सिंगल, इसमें भी नहीं होगा। और इसमें भी नहीं होगा, तो माइनस सिंगल सिंगल डबल, तो केवल आंसर कौन सा हो जाएगा? बी। अच्छा, मैं अगर इसमें और बढ़ाना चाहूं,
बताओ इसमें रेजोनेंस होगा कि नहीं? इसको ऐसे लिख लो या फिर ऐसे लिख सकते हो बेटा। ध्यान रखना यहाँ पे कार्बोनाइन नहीं आ सकता ब्रिजेट पे, सॉरी कार्बोकैटायन sp2 वाला कार्बोकैटायन पे नहीं आ सकता है, याद करो क्या बोल रहा हूँ मैं। sp2 वाला ब्रिजेट पर नहीं आ सकता है, लेकिन कार्बोनाइन तो यहाँ पर sp3 है। बताओ ये रेजोनेंस होगा कि नहीं? बताओ इन दोनों में भी रेजोनेंस होगा कि नहीं? ठीक, तो आंसर है भाई इसमें रेजोनेंस नहीं होगा, नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं होगा सर? क्योंकि अगर इसमें रेजोनेंस होगा, देखो ब्रिज हेड पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, यानी ब्रिज हेड पर क्या आ जाएगा? sp2 विच इज नॉट पॉसिबल। ब्रिज हेड पे क्या आ जाएगा? sp2 आ जाएगा विच इज नॉट पॉसिबल। इसमें भी रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है। ये देखो माइनस सिंगल डबल, अगर ये इधर आएगा तो ये भी क्या हो जाएगा? sp2 विच इज नॉट पॉसिबल। अब इसमें एक और क्वेश्चन बनता है कि इनमें कार्बोनाइन की हाइब्रिडाइजेशन बताओ। ठीक है, तो याद रखना कार्बोनाइन की हाइब्रिडेशन इसमें होगी sp3, लेकिन इसमें होगी sp2, क्योंकि जब ये रेजोनेंस कर सकता है, रेजोनेंस कब कर सकता है? जब पैरेलल होगा। इसमें sp2 होगी, इसमें sp3 होगी, इसमें sp3 होगी, इसमें माइनस सिंगल डबल। क्या ये रेजोनेंस कर सकता है? नहीं कर सकता। इसीलिए इसकी हाइब्रिडेशन क्या है? sp3। इसकी भी हाइब्रिडेशन क्या है? sp3। समझे ना? तो ध्यान रखना। तो इसी तरह देखो ऑप्टिकल में एक चीज कराई थी क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑप्टिकली एक्टिव। जो विच ऑफ द फॉलोइंग इज कायरल, इसी में लिखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज कायरल। Which of the following is chiral? ये बड़ा ऑप्टिकल का क्वेश्चन है। अगर अभी तक मैंने आपको ऑप्टिकल नहीं पढ़ाई है तो आप इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए। ठीक है, अब देखो ये कायरल है क्योंकि इसमें चारों ग्रुप अलग अलग हैं। ये देखो एक CH3, एक H, ये इथाइल हो गया और ये कार्बोनाइन का एक ग्रुप। तो चारों ग्रुप अलग है तो कायरल हो गया। लेकिन इसमें देखो, और भाई कायरल के लिए होना क्या चाहिए था? sp3, लेकिन ये कायरल नहीं है। क्यों? क्योंकि इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2 है। इस कार्बन की हाइब्रिडेशन क्या है? sp2। सो दिस इज नॉट कायरल। समझे ना? इसी तरह इस नाइट्रोजन ये भी क्या है? नॉट कायरल, क्योंकि ये भी क्या है? लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व है। समझे ना? तो ये कायरल है, लेकिन ये कायरल कार्बन नहीं है। ये बहुत ही फाइन पॉइंट है। ये देखना, वो जो क्वेश्चन कराए थे ना विच ऑफ द फॉलोइंग आर कायरल, उसमें जगह छुड़वा दी थी मैंने ऑप्टिकल में। ठीक है, तो भाई चलो ये हो गया 31। अब देखो 32।
कंपाउंड विच इज नॉट रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। अब ये तो नहीं पूछना चाहिए यार, बहुत ही इजी है, लेकिन चलो मैं बता देता हूँ। देखो इस ग्रुप का क्या नाम होता था, याद करो, विनाइल। यहाँ Cl आ गया, इसका नाम क्या हो गया, विनाइल क्लोराइड। लोन पेयर सिंगल डबल, बताओ रेजोनेंस है? मतलब ये तो पूछ ही नहीं सकते आप। ये देखो फिनॉक्साइड, अभी एसिड बेस में कराया, ऑब्वियसली इसमें क्या होगा, रेजोनेंस होगा। ठीक है, रेजोनेंस है। सी वाला देखो, अरे यार ये इतना बेसिक क्वेश्चन है, मतलब पता नहीं कैसे पूछ लिया आपने। अब लोन पेयर सिंगल सिंगल कैसे रेजोनेंस होगा, होगा ही नहीं। और इसमें बताओ, खुद कराए हुए क्वेश्चन है यार, पता नहीं क्यों पूछ रहे हो। लोन पेयर सिंगल डबल क्यों नहीं रेजोनेंस होगा भाई, इसमें बताओ, हो गई। अच्छा देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लिख लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए इसमें लिखिए, इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स पोजीशन ऑफ एटम शुड नॉट चेंज, पोजीशन ऑफ एटम शुड नॉट चेंज। ठीक, अब देखो ए वाले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है, क्यों नहीं है, नॉट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, क्योंकि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर याद करो, रेजोनेंस को सिग्मा बॉन्ड से कोई मतलब नहीं था, उसको केवल पाई बॉन्ड से मतलब था। अब देखो हुआ क्या, इन दोनों में यहां से एक एच इसके पास गया और ये पाई बॉन्ड इधर आया, बोलो भाई, तो ये कौन सा बॉन्ड टूटा, सिग्मा बॉन्ड, एक टूटा और एक नया सिग्मा बॉन्ड बना। ये तो पॉसिबल ही नहीं है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में। क्यों? क्योंकि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में सबसे खास बात क्या होती है कि नो इफेक्ट ऑन सिग्मा बॉन्ड, पोजीशन ऑफ न्यूक्लियाई डज नॉट चेंज, जो जहां पर है वो वहीं रहेगा। तो ये गलत है भाई। अब बी वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ये देखो इसमें लिख लेना, पोजीशन ऑफ न्यूक्लियाई, न्यूक्लियाई यानी एटम्स या सिग्मा बॉन्ड शुड नॉट चेंज। ये देखो ये देखो, अब सपोज करो ये तोड़कर इलेक्ट्रॉन इसको दे दो, देखो ये दोनों भी क्या हो गए, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। पोजीशन ऑफ एटम तो नहीं चेंज हो रही ना भाई। इसमें ये देखो लोन पेयर सिंगल डबल, ये इधर आया, ये इधर आया, ये देखो, तो ये तीनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, लेकिन ए वाला नहीं है क्योंकि पोजीशन चेंज हो रही है। अच्छा 36 भी देख लो, नॉट रेजोनेंस स्टेबलाइज वाला जो भी कराया था मैंने क्वेश्चन, कौन सा कराया था, 31 वाला, उसमें ये भी लिख लेना कि भाई इसमें भी रेजोनेंस नहीं होती है, नो रेजोनेंस, और ये पॉजिटिव वाले में भी रेजोनेंस नहीं होती है, याद करो। पिरिडीन में भी रेजोनेंस, ये लोन पेयर की रेजोनेंस नहीं होती, उसमें लिख लेना ये तीनों। ठीक है, देखो 39, इसमें भी वही है, डज नॉट रिप्रेजेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो तुम पहले क्या करो, ये देखो कि कहां पे ऐसा हो रहा है, कहां पे ऐसा हो रहा है कि एटम की पोजीशन चेंज हो रही है। ठीक है, तो देखो सी डी वाले ऑप्शन में देखो एटम की पोजीशन चेंज हो रही है। सबसे पहले आपने यही चेक करना है कि एटम, यही क्वेश्चन ही बनता है, एटम की पोजीशन। यहां देखो नाइट्रोजन से ये H जुड़ा है, तो दूसरा वाला स्ट्रक्चर है उसमें क्या हो रहा है, ये ऑक्सीजन पे आ गया,
बताओ, इसकी पोजीशन चेंज हो गई, ये सिग्मा बॉन्ड टूटा, ये सिग्मा बॉन्ड बना, और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में क्या होता है, पोजीशन चेंज नहीं होनी चाहिए। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल बनता है। बेटा 40 का आंसर गलत है, 40 का आंसर होगा सी। अब पता नहीं पीछे क्या दिया है भाई, याद करो, ये आपको कराया था मैंने, बता भी था आईआईटी में आया है। इसमें रेजोनेंस क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि रेजोनेंस के बाद जो स्ट्रक्चर बनेगा NH3 बन जाएगा। अब बताओ, नाइट्रोजन के पास कितने बॉन्ड हो गए, 5 बॉन्ड। नाइट्रोजन कैन नॉट मेक 5 बॉन्ड्स, क्यों, क्योंकि ये सेकेंड पीरियड का है। सेकेंड पीरियड का यानी कैन नॉट एक्सपैंड इट्स ऑक्टेट। पांच बॉन्ड यानी 10 इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं हो सकते। देखो 40, अच्छा ये 40 ही था, 40 का आंसर होगा सी। 41 भी यही है। 41 में देखो सी, ये भी आईआईटी का क्वेश्चन है, ये भी पॉसिबल नहीं है। मोस्ट अनलाइकली का मतलब क्या हुआ, सबसे खराब। अब देखो यही रीजन, यही हो जाएगा। ये देखो 42 में भी देखो यही है। 42 पता नहीं पूछा ही नहीं, फिर भी मैं बता देता हूँ, नहीं पूछा, मैं बता देता हूँ। देखो 42 में खुद देखो कितने इलेक्ट्रॉन दे रहे हो तुम इसको, ऑक्सीजन को। अब देखो याद करो, ऑक्सीजन के पास खुद के पास कितने होते थे, 6, 7, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसकी ऑक्टेट पहले से ही कंप्लीट है, इसको तुमने 2 2 -4 दे दिया। खुद देखो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इलेक्ट्रॉन। तो नॉट पॉसिबल, क्योंकि ये किसका है, सेकेंड पीरियड का है। वही बात, तो डी सेकेंड पीरियड वाले अपनी ऑक्टेट क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि दे डू नॉट हैव वैकेंट डी ऑर्बिटल। ये सारा केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाया था। और 46 देखो बेटा, ये तो क्लास में ऑलरेडी डन क्वेश्चन है। 46 47 44 ऑलरेडी डन। पता नहीं जिसने भी पूछा बेटा, ध्यान से कॉपी पढ़ो, बहुत ज्यादा जरूरी है आपको अब ध्यान से पढ़ना, ठीक है। 46 का आंसर क्या होगा, देख लेते हैं। आंसर तो नहीं गलत है। कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड लेंथ इसकी सबसे 1 2 3 इसका आंसर होगा। 1 2 3 यानी ए। अब आंसर गलत है तो मुझे पता नहीं, देख लेना जिसने भी पूछा हो। 46 का ये ऑलरेडी डन। 55 देखो, लीस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर। लीस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर कौन सा होगा, देखो ये मैं आपको करा चुका हूं एक तरीके से। भाई जिसमें पाई बॉन्ड, अब देखो सब में पाई बॉन्ड एक ही एक है, ठीक। सब में एक एक कार्बोकटायन है। एक कार्बोकटायन का मतलब क्या, सबसे पहले क्या देखते थे, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, फिर क्या लिखोगे, ऑक्टेट। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड ही पहले देखते, पहले ऑक्टेट। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड ही पहले देखते, पहले ऑक्टेट नहीं देखते, ध्यान रखना। उसमें मैंने शायद उल्टा लिखा दिया था। अब देखो कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे एक ही बात है। तो इसमें देखो सब में 2 2 चार्ज है, ठीक है। लीस्ट स्टेबल, तो लीस्ट स्टेबल होगा डी वाला। क्यों सर, देखो ये मैं करा भी चुका हूं आपको, एक जो क्वेश्चन कराया था। ये देखो इस CO में क्या होगा, यहाँ डेल्टा प्लस, ये डेल्टा प्लस प्लस पॉजिटिव पॉजिटिव आपस में क्या होगा, रिपल्शन। ये डेल्टा प्लस क्यों होगा, क्योंकि ऑक्सीजन क्या है, ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक। देखो 56 लीस्ट कंट्रीब्यूटिंग, इसमें भी यही कंसेप्ट आ जाएगा, बी वाला हो जाएगा। सेम ही तो क्वेश्चन है।
ये पॉजिटिव है, ये माइनस है, इसमें क्या डेल्टा प्लस रिपल्शंस। 58 लीस्ट कंट्रीब्यूटिंग। 58 देखो इंपॉर्टेंट है। ये जो NO2 वाले सवाल होते हैं, ये ध्यान रखना ट्रिक, NO2 वाले जो सवाल होते हैं जिसमें लीस्ट स्टेबल पूछा जाए, तो समझिए एक बात को, जैसे समझिए ये NO2 है, ठीक, ब्ला ब्ला ब्ला, इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड को ऐसे भी तो लिख सकते थे, याद करो, ठीक है। तो क्या करो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को इसमें जब भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में लीस्ट स्टेबल पूछे ऐसा बना लो। ये ट्रिक है जब NO2 वाला ऑप्शन हो और क्या पूछा जाए, लीस्ट स्टेबल। जब NO2 वाला हो और क्या पूछा जाए, लीस्ट स्टेबल, तो ये बना लो, ठीक है। अब देखो, अब जहां पर भी इस पर पॉजिटिव आ गया तो ये वाला लीस्ट स्टेबल हो जाएगा। एक ना एक ऑप्शन होगा ही जिसमें इस कार्बन पे पॉजिटिव होगा, देखो वही लीस्ट स्टेबल हो जाएगा। देखो C वाले में ऐसा है, देखो C वाले में ऐसा है, इसके बगल वाले में पॉजिटिव हो गया तो लीस्ट स्टेबल हो गया। इसी तरह 59 देखो A वाला, 59 में देखो A में नाइट्रोजन इसके बगल वाले कार्बन में पॉजिटिव है तो क्या हो गया, लीस्ट स्टेबल। लेवल 2 में भी ऐसे सवाल थे, तो मैं देखता हूँ लेवल 2। देखो लेवल 2 का 20, लेवल 2 का 20, फिर से क्या पूछा, लीस्ट स्टेबल। तो देखो लेवल 2 के 20 में जो C वाला है, यहां पर देखो पॉजिटिव आया, समझे ना। तो हमेशा जब भी NO2 वाला सवाल आए और पूछे क्या, लीस्ट स्टेबल कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर कौन सा है, तो क्या करोगे, ये वाला कर दोगे, ठीक है। इसी तरह एक क्वेश्चन बनता है इसमें कि लिखो, इसी में क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव मेजर कंट्रीब्यूटेड टू द राइट, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव मेजर कंट्रीब्यूटेड टू द राइट। ऑप्शन है देखो इसमें क्या है, फर्स्ट में ये देखना है राइट वाला एरोमेटिक बन रहा है क्या, तो ये देखो एरोमेटिक बन रहा है, तो हाँ ये मेजर कंट्रीब्यूटर होगा। ये क्या बन रहा है, एंटी एरोमेटिक, तो ये तो क्या लीस्ट कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर होगा, लीस्ट कंट्रीब्यूटिंग। ये देखो एरोमेटिक बन रहा है, मेजर कंट्रीब्यूटर, ये भी एरोमेटिक, ये भी एरोमेटिक, मेजर कंट्रीब्यूटर, ठीक है ना। तो इस टाइप का भी सवाल आता है कि बताओ किसमें राइट की तरफ जो बन रहा है वो मेजर कंट्रीब्यूटर है, ठीक है। हम किस क्वेश्चन पे थे, 58 पे। अब देखो 72, देखिए इस क्वेश्चन में बहुत विवाद है।
समझिएगा बात को। 72 में बड़ा विवाद है, इस क्वेश्चन में विवाद समझते हैं डिस्प्यूट। देखिए ठीक है, जैसे ये है तो यहाँ पर तुम कुछ भी लगा दो, चाहे सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड, प्लस आई इफेक्ट का ऑर्डर क्या होगा, नीचे जाने पर प्लस आई इफेक्ट बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन भी बढ़ रहे हैं, ब्रांचिंग भी बढ़ रही है, तो नीचे जाने पर क्या होगा, प्लस आई इफेक्ट बढ़ेगा ही बढ़ेगा, समझे ना, नीचे जाने पर प्लस आई इफेक्ट बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ठीक, अब क्या है कि अगर तुम यहाँ पर ये ग्रुप लगाओ, सैचुरेटेड ग्रुप, ठीक है, आपने 3 डायग्राम बनाने, पहला एक वो बना लिया, अब ये दूसरा बनाओ फिर से। ठीक, अब ये क्या ग्रुप लगाया मैंने, सैचुरेटेड, कोई भी सैचुरेटेड ग्रुप, बेटा ये फिर से बनाना आपने डायग्राम। तो अब अगर पूछा जाए प्लस आई तो यही होगा ही, और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी किसकी ज्यादा होगी, वो भी यही होगी, नीचे जाने पर बढ़ेगी। क्यों, क्योंकि ये अब केवल किससे इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, प्लस आई से। अब अगला डायग्राम अनसैचुरेटेड, अगर यहाँ पर पाई बॉन्ड के साथ लगा दिया तो क्या होगा, प्लस आई नीचे जाने पर अभी भी बढ़ेगा, इसका प्लस आई ऑब्वियसली इसके प्लस आई से ज्यादा होगा, लेकिन हाइपर कॉन्जुगेशन नीचे जाने पर कम होगा, क्योंकि इसके पास 3 अल्फा एच है और इसके पास 0 अल्फा एच है, तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी नीचे जाने पर कम होगी, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी नीचे जाने पर क्या होगी, कम होगी। ठीक है, देखो 74, हालांकि ये मैंने करा दिया था, फिर भी एक आध बच्चों को डाउट है इसमें। देखो पूछ रहा है कि हाइपर कॉन्जुगेशन टर्शियरी ब्यूटाइल कैटायन एंड 2 ब्यूटीन रिस्पेक्टिवली, तो देखो कार्बोकैटायन है, तो हाइपर कॉन्जुगेशन में होता क्या था, ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स यहां आते थे, पहले कार्बोकैटायन का देखो, ये बनता था, अब सोचिए कार्बोकैटायन क्या होता है, तो इसके ये जो पाई बॉन्ड बना ये किससे बना है, इस कार्बन की पी ऑर्बिटल के साथ बना है। भाई अगर इसको मैं ऑर्बिटल लेवल पे बनाऊं तो क्या बनाऊंगा, ये बनाऊंगा ऑर्बिटल लेवल पे, यानी इसके जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स हैं कार्बोकैटायन में, वो कहाँ डीलोकलाइज हो रहे हैं, पी ऑर्बिटल में, कहाँ डीलोकलाइज हो रहे हैं, पी ऑर्बिटल में। ठीक, और याद करो एल्कीन के लिए मैंने बताया था कि एल्कीन में क्या होता है, सिग्मा से किस में जाते हैं, पाई स्टार ऑर्बिटल में। ये आपको या तो याद कर लो, नहीं तो मैंने आधे घंटे इसमें पढ़ाया था, आपको पूरा समझाया था, ये भी समझाया था कि भाई CO और Cn में हाइपर कॉन्जुगेशन क्यों नहीं होता, एडवांस नाम से वीडियो बनाया था मैंने। ठीक है, 75, इसमें हो सकता है आंसर गलत हो, क्योंकि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन पर मोल ऑफ मॉलिक्यूल पूछी है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा सी, सही आंसर सी लिख लो 75 का, 75 का आंसर क्या होगा, सी। आंसर देखता हूं पहले क्या दिया है, क्योंकि पर मोल ऑफ मॉलिक्यूल पूछा है। सेवेंटी 75 का आंसर बेटा बिल्कुल गलत है, 75 का सी होगा। सर कैसे, ये देखो
देखो याद करो, इसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या होती थी, इसका अगर एक मॉलिक्यूल लोगे, इसकी जहां तक मुझे याद है 132 या 116 132 होती थी, मुझे याद नहीं, मान लो 132 के आसपास होती थी, 128 होती थी शायद, ठीक है। अगर 2 लगा दो, इसकी कितनी हो जाएगी, 2 × 128, ठीक। अब याद करो बेंजीन, ये कितना हुआ, 256। बेंजीन की कितनी होती थी, 230 के आसपास या 218 के आसपास, इवन लेस देन दिस। मतलब इसमें 2 पाई बॉन्ड टूटेंगे, इसमें 3 टूटेंगे, तब भी इसकी रेजोनेंस एनर्जी बहुत जबरदस्त होती थी, याद करो। ये आपको मैंने हीट ऑफ हाइड्रोजन में कराया था, डेटा देखना, वैल्यू देखना, तो ये हो जाएगी। और इसके सामने ऑप्शन क्या है, ये, तो ऑब्वियसली ये ज्यादा स्टेबल होगा इससे, क्योंकि इसमें रेजोनेंस है, इसमें रेजोनेंस नहीं है। तो ये वाला क्या है, मोर स्टेबल, इसके कंपैरिजन में ये मोर स्टेबल है, तो ये क्या होगा, तो लेस हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। और इन दोनों में सोचो तो इसका क्या होगा, इसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इससे ज्यादा होनी चाहिए थी, क्योंकि 3 पाई बॉन्ड है, लेकिन बेंजीन की रेजोनेंस एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। और ये मैंने डेटा आपको लिखाया था हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन वाले लेक्चर में, एक बार उसको खोल के देखना, ठीक है। एक बार उस लेक्चर को खोल के देखो, ये डेटा, फिर बात करो। 78 76 इंपॉर्टेंट है, 78 याद करना है, लर्न 82 होमोलिटिक क्लीवेज क्यों पूछ रहे हो भाई, आपको बताया नहीं था क्या मैंने, होमोलिटिक क्लीवेज क्या होता है। 82 83 84 तीनों ही पूछ लिए, चलो तीनों ही बता देता हूँ, सारे ही होमोलिटिक क्लीवेज के लिए पूछ लिए भाई। देखो 82 भाई, होमोलिटिक क्लीवेज में क्या बनता है, सेम बनता है, यानी ये जो भी दो चीजें बनेंगी सेम बनेंगी। तो देखो फ्री रेडिकल बनना है दोनों में, ठीक, ए वाले में नहीं, एक में प्लस बन रहा है, एक में माइनस, तो ये होमो कहाँ हुए, ये दोनों सेम नहीं हुए, तो हेट्रोलिटिक क्लीवेज। बी में देखो सेम बन रहा है, OH OH सेम चीज बन रही है, तो ये क्या हुआ, होमोलिटिक। सी में देखो फिर प्लस माइनस, तो अलग अलग बन रहा है, तो हेट्रोलिटिक। डी का ऑप्शन ही सेम है, ठीक है। फिर इसी तरह देखो 84 ए वाला अलग अलग बनना, प्लस माइनस, होमोलिटिक हेट्रोलिटिक। बी वाला 84 की बात कर रहा हूँ, 84 में देखो बी वाला आर डॉट बन रहा है, यानी होमोलिटिक। सी वाला RS डॉट बन रहा है, दोनों RS डॉट बन रहे हैं, यानी होमोलिटिक। Cl2 2 Cl बन रहे हैं, यानी होमोलिटिक। तो ए वाला 84 में हेट्रोलिटिक है, और B C और D क्या है, होमोलिटिक, ठीक। अब देखो 83 कौन सा इजीली अंडरगो होमोलिटिक बॉन्ड फिशन, तो ध्यान रखना 84 स्टार्ट, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिखो peroxide bond is very weak, peroxide bond is very weak because of electron repulsions, peroxide bond is very weak because of electron repulsions, and it undergoes homolytic cleavage. And it undergoes homolytic cleavage very readily. And it undergoes homolytic cleavage very readily. बहुत आसानी से ये होमोलिटिक क्लीवेज कर लेता है, ठीक है। क्यों, पेरोक्साइड बॉन्ड में ऐसा क्या होता है, ये देखो ये पेरोक्साइड बॉन्ड है, पेरोक्साइड बॉन्ड क्या होता है, ये गांधी जी का चश्मा। अब देखो इसके पास 2 लोन पेयर हैं, इसके पास भी 2 लोन पेयर है, तो ये क्या होता है, लोन पेयर रिपल्शन, इस वजह से ये बॉन्ड क्या हो जाता है, वीक। तो जरा सा भी तुम हीट या लाइट दोगे तो ये तुरंत टूट जाएगा, किसमें, इसमें। हेट्रोलिटिकली ये टूटता ही नहीं है, ये कैसे टूटता है, होमोलिटिकली।
ठीक है। लिखो, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन फ्री रेडिकल्स आर हाईली रिएक्टिव। फ्री रेडिकल्स आर हाईली रिएक्टिव and they react very readily to form very readily with another free radical, and they react very readily with another free radical. For example, जैसे ये देखो, ये तोड़ा तो क्या बना ये, ठीक है। अब याद करो, थोड़ा सा फ्री रेडिकल की ज्योमेट्री रिवाइज करा देता हूँ। ये होता था sp2 ट्रायंगुलर प्लेनर। ये देखो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता था इसमें। ये क्या होती थी, प्योर p ऑर्बिटल। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो जाते थे, देखो 7, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, यानी क्या है, ऑक्टेट इनकम्प्लीट। ठीक है, ऑक्टेट इनकम्प्लीट। और ये क्या होता था, पैरामैग्नेटिक। और फ्री रेडिकल क्या होता है, ज्यादा देर रहते नहीं है सॉल्यूशन में, ये गैसेस स्टेट में नॉर्मली बनते हैं। अब देखो ये होता है फ्री रेडिकल ऐसे, ये 1 2 3 और ये, तो दो फ्री रेडिकल, कोई भी दो फ्री रेडिकल ऐसे मान लो घूम रहे हैं, तो बड़ी आसानी से ये देखो क्या कर लेते हैं, बॉन्ड बना लेते हैं। ठीक है, जैसे कि ये मान लो, अब ये CH3 डॉट ये है, मान लो इसको Cl डॉट मिल गया, Cl फ्री रेडिकल, इसके साथ एक खटाक से बॉन्ड बना लेंगे, क्योंकि अब क्या हो जाएगा, इसकी भी ऑक्टेट कंप्लीट, इसकी भी ऑक्टेट कंप्लीट। इसीलिए फ्री रेडिकल आर वेरी हाईली रिएक्टिव। $87 भाई क्यों पूछ रहे हो, मेरी तो समझ के ही बाहर है। 87 बेटा जिसने भी पूछा उसको बहुत ज्यादा जरूरत है पढ़ने की। स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल क्या बताई थी आपको? अच्छा, इसमें चौथा वाला दिया ही नहीं है, लेकिन चलो 3 से तो कर सकते हो भाई। जिसके पास 9 अल्फा एच है, पहले वाले में 3 अल्फा एच, दूसरे वाले में 6 अल्फा एच, तीसरे वाले में 9 अल्फा एच, चौथा दिया नहीं है, तो मैं क्या बोलूंगा, स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी? 3 2 1। देखो 91 बेंजाइल, ये बेंजाइल फ्री रेडिकल है, ये ज्यादा स्टेबल होगा किससे? एलाइल से, क्योंकि इसमें ज्यादा रेजोनेंस, इसमें कम। उसके बाद मिथाइल ऑब्वियसली, इसके बाद विनाइल, क्योंकि डबल बॉन्ड पे आ रहा है ये देखो, और इसके बाद अगर एक ट्रिपल बॉन्ड पे आएगा, सिंपल सी बात है। तो आंसर देख लेना इसका क्या है। 7 देखो बेटा, कार्बोनियम आयन मतलब कार्बोकटायन, कार्बोनियम मतलब कार्बोकटायन का दूसरा नाम है। 98 देखो, बेटा कार्बोकटायन 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। कार्बोकटायन में आपको बताया नहीं था, ये देखो मान लो ये 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसमें ये पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, 101 देखो, मोस्ट स्टेबल भाई आपको बता रखा, एक टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, 9 अल्फा एच, पता नहीं क्यों पूछा। 107 मोस्ट स्टेबल कार्बोकटायन,
कौन सा था 107 मोस्ट स्टेबल कटायन। तो फ्लोरीन है भाई, इसमें क्या हो जाएगी बैक बॉन्डिंग, ये देखो बैक बॉन्डिंग, ठीक है। 113 बेटा 113 और 114 जिसने पूछा वो डूब मरे। क्यों डूब मरे, ये करा चुका हूं मैं कॉपी में, सेम सवाल कराया है। 115 भी जो पूछ रहा बेटा डूब मरे, ये पूरा सीक्वेंस लिखा चुका हूं मैंने। 110 वाला भी डूब मरे क्लास में कराया, 111 वाला भी क्लास में कराया है। पता नहीं कैसे, मतलब क्या ही बोलूं मैं। 127 बताओ किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। सबसे पहले ऑक्टेट देखोगे तो देखो थर्ड वाला सबसे, सेकंड वाला सबसे कम स्टेबल होगा, सेकंड वाला लीस्ट स्टेबल होगा। क्यों, ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, कार्बोकैटायन है, और पाई बॉन्ड भी उसमें कम है। अब 1 और 3 में देखो, पहली बात ये क्वेश्चन ही गलत है। क्वेश्चन कैसे गलत है ये, दिस इज रॉन्ग क्वेश्चन। 127 में ए वाले में क्या करो, ये कर लो, देखो ये मिसिंग है। 127 का जो फर्स्ट वाला है ना, ये एच कर लो, ये गलती है ए में। अब ये क्वेश्चन सही हो गया, यहाँ पर एच कर लो बेटा, ये नहीं लिखा है। अब देखो फर्स्ट और थर्ड में भाई ऑक्टेट सबकी कंप्लीट है, सब कुछ है। पहले वाले में क्या है, पॉजिटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे है जो कि ऑक्सीजन है, और तीसरे वाले में पॉजिटिव चार्ज किस पे, नाइट्रोजन पे, जो कि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, 3 फिर 1 फिर 2। बेटा ये ऑलरेडी करा चुका हूं मैं, कॉपी देखो। 138 ये भी पूरा सीक्वेंस में करा चुका हूं। 139 कॉपी देखो सीक्वेंस, ये सारा मैंने एक बड़ा सा सीक्वेंस दिखाया था, इलेक्ट्रॉन चार्ट एंड स्टीन द रिंग। वन 143 देखो, 143 आप देखना एसिड बेस के चौथे लेक्चर में, इस टाइप के क्वेश्चन एसिड बेस का 4th लेक्चर, ठीक है। 145 भी एसिड बेस का 4th लेक्चर। 4th लेक्चर क्यों, ये कराया तो है यार मैंने, कि नहीं कराया है, नहीं कराया है मैंने ये भाई। सिंपल सी बात है, जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है भाई, देखो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग कौन होगा बताओ, CH3, इतनी बार कराया है। उसके बाद ये कराए मैंने सवाल, मुझे याद आ गया। उसके बाद ये, उसके बाद ये, तो बस, क्योंकि इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन होती है, हाइपर, इसका आई इफेक्ट कम है, इसका क्या है प्लस आई कम है, लेकिन हाइपर कॉन्जुगेशन क्या है, ज्यादा है। इसका प्लस आई ज्यादा है लेकिन हाइपर कॉन्जुगेशन कम है ही नहीं, तो ये मोर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है। तो बस कार्बोकैटायन इसका वाला ज्यादा स्टेबल हो गया। तो आंसर क्या हो गया, ABCD। 145 में भी देखो, ये करा चुका हूं भाई इस टाइप के क्वेश्चन। भाई इसका मतलब रिवीजन ही नहीं करते हो तुम लोग। OH बेटा जिसने भी ये पूछा है 145 या 143, उसको सीरियस रिवीजन की जरूरत है। He or she is in deep trouble, सीधी सी बात ये।
मतलब ये पूरा ऑर्डर मेरा कराया हुआ है, सब कुछ कराया हुआ है, फिर भी पूछ रहे हो, मतलब तुमको पता ही नहीं है कॉपी में क्या कराया है। इसका सिर्फ यही मतलब निकलता है। अब ये देखो प्लस आर से देगा, माइनस आई से कम करेगा। क्या यार, ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, ये भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन क्या होती थी पहले? रिलीजिंग, फिर कोई ग्रुप नहीं, फिर विड्रॉइंग। अब इन दोनों में ये ज्यादा रिलीजिंग है, क्योंकि एक सिर्फ इसको देगा, इसमें क्या हो जाएगी? क्रॉस कॉन्जुगेशन। इतनी बार कराया यार। फिर भी पूछ रहा हूँ भाई, मुझे लगा पूछ क्यों रहा हूँ। 157। अब देखिए पार्ट 7, पार्ट 8, इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। सर ये तो आपने हमें नहीं पढ़ाया, इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। सॉरी, ये तो आपने हमें नहीं पढ़ाया, इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल पढ़ाया है। इसमें पढ़ा है आयनिक में। देखो आयनिक इक्विलिब्रियम में सर हमने आपसे आयनिक इक्विलिब्रियम नहीं पढ़ा बेटा, जहां भी आप होंगे वहां पढ़ा होगा, मैं आपको इसके नोट्स भेज दूंगा। देखो आयनिक इक्विलिब्रियम, ठीक। अब इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा? जो लुईस एसिड होता है। और न्यूक्लियोफाइल क्या होगा? जो लुईस बेस होता है। इनकी डेफिनेशन ये सब मैं करा चुका हूँ। क्या नहीं कराया मैंने वो आपको बता देता हूँ। मैंने ये नहीं कराया कि आपको सीक्वेंस में लगाना नहीं बताया है कि बताओ ज्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन सा है, सीधी सी बात, ठीक है। तो अब इसमें थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। हेडिंग डालो स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल। स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल लिखो। A better nucleophile is one species. A better nucleophile is one species. A better nucleophile is one species which can donate its electron, ठीक है, easily. Question 1. Which is better nucleophile? इन चारों में बताओ अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन है? देखो एफ साइज देखते हैं पहले। तो खुद बताओ ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करने, ठीक है, तो किसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा होगा? बताओ भाई, अपने इलेक्ट्रॉन्स पे। तो सीधी सी बात है, इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसका साइज छोटा है, यानी इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? अपने इलेक्ट्रॉन्स पर ज्यादा होगा, यानी ये इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करेगा। दूसरा, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या है? ज्यादा है, ठीक। इसमें देखो क्या है,
साइज बड़ा है तो इसका अब न्यूक्लियस का अपने बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, कम है, और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या है, कम है। ये दोनों चीजें मिलाकर ये इजीली, इतनी आदत पड़ गई देखो केमिस्ट्री पढ़ाकर ई लिख रहा हूँ, उस पर भी ऐसे लिख रहा हूँ, इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। ठीक, तो गुड न्यूक्लियोफाइल का क्या होता है, लार्ज साइज, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, लार्ज साइज और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, अब देखो जब तुम पीरियड में लेफ्ट से राइट जाते हो तब क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है और साइज छोटा होता है। यानी पीरियड में लेफ्ट से राइट जाने पर भाई इसका देखो उल्टा हो रहा है, हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम चाहिए थी लेकिन बढ़ती है, साइज कम चाहिए था लेकिन साइज बड़ा चाहिए था, साइज छोटा होता है। इसीलिए इधर से इधर जाने पर न्यूक्लियोफिलिक नेचर कम होता है। ठीक है, और याद करो बेसिक नेचर भी क्या होता है, कम होता है। जब ऊपर से नीचे जाओगे ग्रुप में तो क्या होगा, साइज बढ़ेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, साइज बढ़ेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, साइज बढ़ेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। तो बताओ क्या होगा, नीचे जाने पर न्यूक्लियोफिलिक नेचर ग्रुप में नीचे जाने पर न्यूक्लियोफिलिक नेचर बढ़ता है, और बेसिक नेचर पे, और बेसिक नेचर क्या होता है, वो कम होता है। तो ये आपको याद रखना है। तो जब भी बात की जाए, ये देखो OH माइनस SH माइनस बताना, NH2 माइनस PH2 माइनस, वाटर H2S, अमोनिया PH3। बताओ बेटा न्यूक्लियोफाइल कौन सा है, SH माइनस, क्योंकि ये नीचे आता है, इन दोनों में PH2 माइनस। अभी देखो लोन पेयर से अटैक करेंगे, इन दोनों में H2S, इसमें देखो ये, क्योंकि ग्रुप में नीचे जाने पर क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, साइज बढ़ता है। इसलिए जब भी ग्रुप में नीचे आओगे तो क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक नेचर बढ़ता है लेकिन बेसिक नेचर कम होता है। ये सारा कुछ आपने लिख लिया होगा, मैं मान के चल रहा हूँ। ठीक है, अब बताओ इसमें और इसमें, तो हमेशा देख याद रखना, ऑलवेज रिमेम्बर, जो चार्ज वाला होगा वो इससे हमेशा बेटर होगा, बहुत बेटर होगा। चार्ज वाला हमेशा, ये लोन पेयर से करेगा, ये चार्ज से करेगा, तो चार्ज वाला न्यूक्लियोफाइल जो चार्ज से अटैक करता है वो लोन पेयर वाले से बेटर होगा। फिर इसमें देखो ठीक है, अब देखो ये, तो भाई पीरियड में इधर से इधर जाने पे याद करो क्या होता था, साइज छोटा होता था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती थी, यानी इधर से इधर जाने पर न्यूक्लियोफिलिक नेचर कम होता था, यानी बेटा न्यूक्लियोफाइल क्या होगा, ये। बेटा आप सोल्यूशन में लिखना, ये मेरी तरह एक ही में मत लिखो, ठीक है। अब देखो इसके बाद लिखो स्टार बनाकर कि अगर एक ही पीरियड के एलिमेंट्स की बात की जाए, ये रुको, जैसे 171 करते हैं,
अब देखिए एसिड बेस के 3 लेक्चर हो चुके हैं, और बताओ ज्यादा अच्छा एसिड कौन है? मान लीजिए अगर मैं बात करूं कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर फिनॉल, फिर वाटर, फिर अल्कोहल, ये है। तो बताओ स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस, बताओ भाई। ये होगी, यानी बेसिक नेचर किसका होगा भाई? ये स्टेबिलिटी है तो बेसिक नेचर, ये कई बार बताया है, एक लेस रिएक्टिव होगा भाई। बेसिक नेचर मतलब ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा? तो आरओ माइनस ज्यादा रिएक्टिव होगा। बोलो भाई, यही तो बोलोगे, ठीक। तो ध्यान रखना पीरियड में क्या होता है, बेसिक नेचर और न्यूक्लियोफिलिक नेचर दोनों ही एक जैसा होता है। मतलब देखिए ज्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन है ये निकालने का हमारे पास कोई तरीका नहीं है, सच बताऊं तो तरीका नहीं है। तो हम क्या करते हैं, हम देख लेते हैं बेस कौन अच्छा है। तो जो जनरली क्या होता है, जो बेसिक नेचर का ऑर्डर होता है वही ऑर्डर किसका होता है, न्यूक्लियोफाइल का, अगर हम पीरियड में हैं, ठीक है। तो देखो इफ वी आर इन अ पीरियड और if we are in a period or charge is on the same atom, charge or lone pair or charge or lone pair is on the same atom, charge or lone pair is on the same atom, charge and lone pair is on the same atom, then nucleophilic nature is same as basic nature. Nucleophilic nature is same as basic nature, ठीक। But in a group, but if we move in a group, then nucleophilic nature is opposite to basic nature. Then nucleophilic nature is opposite to basic nature. ठीक है। अब देखो, अब ये इसको और बड़ा करते हैं भाई। वाटर इन इससे भी कम होगा, क्यों? क्योंकि अभी देखो कराया था, ये चार्ज्ड है और ये लोन पेयर वाला है, तो चार्ज वाला हमेशा ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक होगा, एक्सेप्ट एक एक्सेप्शन ClO4 माइनस। याद करो HClO4 माइनस क्या होता था, स्ट्रॉन्ग एसिड में भी स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होता था HClO4। ये ऑर्डर आता है जनरली बेसिक नेचर का, ठीक है। ठीक, अच्छा एक बात ध्यान रखना, नोट, ये इससे ज्यादा अच्छा एसिड है, लेकिन अगर बेस देखोगे ये ज्यादा अच्छा बेस भी है और ज्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल भी है, सब कुछ है। जनरली उल्टा हो जाता है ना, ये एम्स में भी आ चुका है, नीट में भी आ चुका है, जेई में भी आ चुका है। अब एक चीज और लिख लो, नोट, जब भी ये हो तो इसमें देखो कितना भयानक रेजोनेंस हो रहा है। तो दीज ग्रुप्स आर एक्सट्रीमली स्टेबल ग्रुप्स। ये ग्रुप क्या होते हैं, एक्सट्रीमली स्टेबल ग्रुप होते हैं, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, एक्सट्रीमली स्टेबल, हेंस वेरी पुअर बेस, एक्सट्रीमली स्टेबल, हेंस एक्सट्रीमली पुअर बेस, पुअर बेस बोल लो या न्यूक्लियोफाइल बोल लो। अब जनरली यहाँ पर क्या क्या लगा रहता है, यहाँ पे या तो पीएच लगा देगा या CH3 लगा देगा या टॉलिन लगा देगा यहाँ पर, या फिर CF3 लगा देगा, इसमें से कुछ भी लगा देगा,
ठीक है। इसके अलावा 173 देखो अब, ठीक है। अब ठीक है, अब देखो कार्बीन, देखिए हेडिंग डालिए सिंगलेट एंड ट्रिपलेट कार्बीन। हेडिंग डालिए सिंगलेट एंड ट्रिपलेट कार्बीन। देखो कार्बीन क्या होती थी, ये या फिर ये हो गई डाइक्लोरोकार्बीन, डाइफ्लोरोकार्बीन एटसेट्रा। तो कार्बीन क्या होती है भाई, देखो कार्बीन हैज लोन पेयर, स्टिल इट एक्ट्स, कार्बीन हैज लोन पेयर, स्टिल इट एक्ट्स, still it acts like electrophile and not nucleophile because it has because क्या बोल रहा था, because it has incomplete octet। ये याद करो एक्सेप्शन के रूप में कराया था, लोन पेयर है तब भी ये न्यूक्लियोफाइल नहीं है, ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। ठीक है, अब इनका स्ट्रक्चर देखो, पता नहीं मैंने बताया था कि नहीं, मुझे लग रहा मैंने नहीं बताया था। देखो सिंगलेट और ट्रिपलेट, देखो कार्बन ग्राउंड स्टेट, देखो ये 2s 2p। नॉर्मली आपने देखा होगा हमेशा हाइब्रिडाइजेशन किस में देखा होगा, एक्साइटेड स्टेट में, लेकिन इसमें हम हाइब्रिडेशन किस में कराते हैं, ग्राउंड स्टेट में। तो 3 एटॉमिक ऑर्बिटल मिल रही, 1 s और 2 p, तो क्या मिलेंगी, 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, और ये क्या होगी, वैकेंट प्योर p ऑर्बिटल। ठीक, एग्जाम्पल देखते हैं इसका, ये देखो ये हुआ sp2, ठीक, ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है। अब बताओ कि भाई बिफोर हाइब्रिडेशन 4 इलेक्ट्रॉन, तो आफ्टर हाइब्रिडेशन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 4, 1 2 3 4, ठीक। तो मान लो 2 H आ गए, तो देखो अगर मैं इसको सिंपल शेप में बनाऊं तो इसको कैसा बनाऊंगा, ये बन गया। तो बताओ ये कैसा बन गया, V शेप। भाई हाइब्रिडेशन sp2 है, V शेप बन गया। और अगर इसका शेप देखो V शेप है, ये देखो ज्योमेट्रिक है, ट्रायंगुलर प्लेनर है, ठीक है। ये देखो ये बना लोन पेयर, हाइड्रोजन हाइड्रोजन,
ये वैकेंट ऑर्बिटल। ठीक, अब देखो ये वैकेंट कौन सी, यही वाली ऑर्बिटल। अब ये क्या है, लोन पेयर। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, सिंगलेट कार्बन। ठीक, तो इसमें देखो वी शेप है, sp2 है, और लोन पेयर किसमें है, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में। और ये इलेक्ट्रोफाइल है, क्यों, नॉट न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि इलेक्ट्रॉन देखो 1 2 3 4 5 6 है, तो ऑक्टेट इनकम्प्लीट। ऑक्टेट इनकम्प्लीट, तो ऑक्टेट इनकम्प्लीट है तो क्या करना चाहेगा, दूसरों से इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा। जो दूसरों से इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफाइल। तो लेना भी चाहेगा, और देखो लेगा तो कैसे लेगा, लेने के लिए क्या होनी चाहिए, वैकेंट ऑर्बिटल होनी चाहिए। ये देखो इसके पास ये क्या है, ये तो फुली फिल्ड दिखा रहा हूं, वैकेंट ऑर्बिटल है कि नहीं। ठीक, तो ये होती है सिंगलेट कार्बन। देखो ट्रिपलेट, कार्बन ग्राउंड स्टेट, कार्बन एक्साइटेड स्टेट। एक यहां से यहां चला जाएगा। अब देखो इसमें एक S और एक P हाइब्रिडाइजेशन करेंगे, और क्या दे देंगे, 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ये देखो ये कार्बन है, हाइब्रिड ऑर्बिटल, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो दोनों में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, एक एक। इधर से हाइड्रोजन आया, ठीक। अब देखो ठीक है, अगर मैं वैसा डायग्राम बनाऊं तो क्या बनाऊंगा, ये देखो 1 2 3 4। अब इसके बाद 2 प्योर p ऑर्बिटल है। प्योर p ऑर्बिटल का मतलब क्या होता है सर, अनहाइब्रिडाइज्ड। अनहाइब्रिडाइज्ड तो देखो परपेंडिकुलर होंगी इसके, क्योंकि ये वाली p ऑर्बिटल, ये तीनों परपेंडिकुलर है। तो एक मान लो z है, तो ये p ऑर्बिटल हो गई x, ये p ऑर्बिटल हो गई y। तो देखो दोनों में क्या है, एक एक इलेक्ट्रॉन। इसमें क्या है, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो ये क्या है, पैरामैग्नेटिक। और इसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। ठीक, 1 2 3 4 5 6। लेकिन ये अगर देखा जाए तो ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, क्योंकि इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है। होता क्या है कि जब कोई न्यूक्लियोफाइल आता है तो ये वाली इसमें कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, ये वाली क्या होती है, इसमें अपने आप कन्वर्ट हो जाती है, तब इसीलिए हम बोलते हैं कार्बन इज इलेक्ट्रोफाइल। जबकि देखा जाए तो केवल सिंगलेट कार्बन इलेक्ट्रोफाइल है, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल के लिए क्या होनी चाहिए, वैकेंट ऑर्बिटल भी होनी चाहिए। इसमें वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के लिए, दोनों भरी हुई हैं, तब भी ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह ऐड करती है। क्यों इलेक्ट्रोफाइल की तरह ऐड करती है, क्योंकि जब कोई न्यूक्लियोफाइल आता है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन आपस में क्या कर लेते हैं, पेयरिंग कर लेते हैं। ठीक है, तो भाई इसके लिए लिख लेते हैं, इसमें भी 6 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या था, डायामैग्नेटिक था। अब देखो इसमें हुम्स रूल की तरह है, इसमें दूर दूर इलेक्ट्रॉन, इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है। तो पेयर्ड होंगे तो आपस में क्या होगा, थोड़ा सा रिपल्शन होगा, इसीलिए इसकी एनर्जी थोड़ी सी ज्यादा होती है, एनर्जी हायर देन ट्रिपलेट कार्बन। इसकी एनर्जी ट्रिपलेट कार्बन से ज्यादा होगी, और इसकी एनर्जी क्या होगी, कम होगी। खास बात क्या है, ये पैरामैग्नेटिक है, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, बाकी सारी चीजें सही है। तो ये लिख लो, सिंगलेट एंड ट्रिपलेट कार्बन।
इसमें चाहो तो एक क्वेश्चन लिख लो कि कंपेयर द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बीन विद कार्बोकैटायन एंड कार्बोनाइन। ये कंपेयर करो, कोशिश करो कि पांच स्ट्रक्चर पढ़ा है, कार्बोकैटायन, कार्बोनाइन, फ्री रेडिकल और 2 कार्बीन। कोशिश करो टेबुलर फॉर्म में एक ही पेज पे समरी बनाओ, खास करके जो मेडिकल वाले बच्चे हैं। ठीक है, अब आपके सारे हो जाने चाहिए। 185 एक और क्वेश्चन था न्यूक्लियोफिलिसिटी का, देखा था मैंने। एक बार 203 देख लो, रेजोनेंस में कौन इन्वॉल्व नहीं है, तो बी वाला नहीं है। ठीक है, तो इसको आप करिए, लेवल 2 भी अच्छे से करिए, फिर मुझसे डाउट पूछिए, मैं एक और वीडियो बना दूंगा। ठीक है, अरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट रह गया, देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट लिखो। इट इज द परमानेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ पाई बॉन्ड in presence of a reagent, ठीक है, लिख लो कि this effect takes place only if there is an attacking reagent। ठीक है, दिस इफेक्ट डज नॉट टेक प्लेस इंडिपेंडेंटली। अब देखो समझिए इसको, अब इस तरह से समझिए कि आप किसी की शादी की पार्टी में गए थे। ठीक है, तो आप क्या था भाई, ये चेयर थी, इसके बगल में एक और चेयर है, इसको समझना। तो आप क्या थे, ऐसे बैठे थे पूरा अमिताभ बच्चन स्टाइल में, एक पैर इधर, एक पैर इधर, एक हाथ इधर, एक ऐसे। ठीक, तो आप देखा जाए तो आपको कायदे से कितनी चेयर लेनी चाहिए, एक, लेकिन आप बैठे कितने पर, 2 आपने स्पेस ऑक्युपाई कर रखी है, 2। ठीक है, देखो समझ में आ रहा है ना, ये आपकी टांगे हैं, ये देखो ये आपकी टांग, ये आपकी दूसरी टांग। ठीक, ये आप बैठो, समझिएगा बात। तो अब एक बात बताइए, जब तक कोई आएगा नहीं तब तक आप इस तरह से बैठे रहोगे आराम से, लेकिन क्या हुआ, एकदम से आपने देखा कि एक अंकल जी आ रहे हैं स्टिक पकड़े हुए, तो उनकी नजरें पहले चेयर पे गई, फिर आपकी तरफ गई। तो आपने क्या सोचा, भाई अंकल जी चेयर के लिए आ रहे हैं। अंकल जी धीरे धीरे आए, धीरे धीरे अंकल जी ने आना शुरू किया। तो आपने क्या किया, भाई आपके माँ बाप ने आपको संस्कार तो दिए ही हैं कि अंकल जी की इज्जत करो, कोई भी अंकल जी हो, तो ये पाँव आपने हटाना शुरू कर दिया। ठीक है, तो फाइनली क्या होगा, आप ये पाँव हटा लोगे, अंकल जी यहाँ आके बैठ जाएंगे। तो अब एक बात बताओ, अगर अंकल जी नहीं आते तो क्या आप पैर हटाते? ऑब्वियस ही बात है, आप पैर नहीं हटाते। तो यही क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। ये क्या है बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट की रिएजेंट के आने पर आपका पाँव क्या है, मूवमेंट ऑफ पाई बॉन्ड। ठीक है, अब लिखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट इज ऑफ 2 टाइप्स। पहला नेगेटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, नेगेटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, इसमें लिखो मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स इज अवे फ्रॉम अटैकिंग रिएजेंट। Movement of pi electron is away from attacking reagent. देखो एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए मैं एग्जाम्पल लेता हूँ CO2 का।
अब सोच के देखो, ये इसके जो इलेक्ट्रॉन्स है पाई, वो ज्यादा शिफ्टेड होंगे ऑक्सीजन की तरफ। अब बताओ, अभी इस कार्बन की ऑक्टेट कंप्लीट है, तो अगर कुछ नहीं होता है तो क्या ये पाई बॉन्ड अपने आप इधर शिफ्ट करेगा? नहीं करेगा, ऐसे ही बना रहेगा। ठीक है, कोई भी शिफ्टिंग नहीं होगी। लेकिन सोच के देखो, इस पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज तो है ही, तो कोई भी जो क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, कोई भी जो है क्या, न्यूक्लियोफाइल, वो क्या होगा, इस डेल्टा पॉजिटिव की तरफ क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। कोई भी न्यूक्लियोफाइल इस डेल्टा पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा, ये इसमें अटैक करेगा। तो देखो, ये अंकल जी हैं, अंकल जी ने देखा थोड़ी स्पेस है, भाई आप टांग रखे हुए थे, अगर कोई पूरी तरह बैठा होता तो आप अंकल जी तो नहीं आते, लेकिन आप टांग रखे हुए थे, थोड़ी जगह थी, उनको लग रहा था ये भाई खाली हो सकती है। तो ये देखो, तो वैसे ही पाई इलेक्ट्रॉन पहले से ही शिफ्टेड थे किधर, सीओ की तरफ, तो अंकल जी आए, अंकल जी ने यहाँ अटैक किया, तो उनकी अटैक करने की वजह से क्या हुआ, ये इधर शिफ्ट हो गए। ठीक है, तुम इसको ऐसा समझ सकते हो, ऐसे दोनों ये बन जाएगा, दोनों प्रोसेस होते एक साथ हैं, लेकिन आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप ऐसे समझ सकते हो कि अगर इसके पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गए, ये पॉजिटिव हो जाएगा और फिर ये इस पे अटैक कर देगा। तो ऐसा नहीं होता कि पहले पॉजिटिव होता है फिर अटैक करता है, दोनों प्रोसेस एक साथ होते हैं। ये अंकल जी जैसे जैसे आते हैं, आप पैर वैसे वैसे हटाते हो। जब अंकल जी पूरा यहाँ पहुंच गए, तब आपने पैर पूरा हटा दिया। जैसे ये समझिए, अंकल जी आ रहे हैं, ये आपने पैर रखा है। ठीक है, फाइनल पोजीशन ये हुई, अंकल जी आ गए, पैर आपने नीचे। अब देखो, अंकल जी आ रहे हैं, आपका पाँव मूव कर रहा है, ये देखो, फिर से देखो, अंकल जी आ रहे हैं, आपका पाँव मूव कर रहा है। न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, ये पाई इलेक्ट्रॉन, ये न्यूक्लियोफाइल, ये पाई इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, ये देखो, इट इज अ साइमल्टेनियस प्रोसेस। तो ये आता जाता है, ये हटता जाता है, इसीलिए बन जाता है। ठीक है, तो ये निगेटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट है, इसको बोलते हैं माइनस ई इफेक्ट। क्यों? मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कहाँ हो रहा है, ये न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, उससे दूर जा रहा है कि नहीं जा रहा है। इसी तरह ये देखो, मान लीजिए कोई भी एल्डिहाइड ले लो या फिर कीटोन ले लो, तो ये देखो आएगा, ये एग्जाम्पल करा रहा हूं मैं निगेटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। ठीक, इसी तरह ये देखो साइनाइड है, इस पे डेल्टा माइनस, इस पे डेल्टा प्लस, न्यूक्लियोफाइल आया, इस पे अटैक किया, ये इधर गया। ठीक है, तो ये देखो इसमें क्या हो रहा है, मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इज बेसिकली अवे। तो ये क्या है, माइनस ई इफेक्ट, माइनस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। ठीक है, तो अब हेडिंग डालो पॉजिटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। इसमें लिखो मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स इज टुवर्ड्स द अटैकिंग रिएजेंट। देखो फॉर एग्जांपल, जैसे एल्कीन है, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन है, तो ये H प्लस आया, तो इसके लिए अट्रैक्ट हुई, अट्रैक्ट हुआ, तो आप ऐसा सोच सकते हो, देखो कि सपोज ये माइनस प्लस माइनस की तरह टूट गया, ये बॉन्ड, ये जो पाई बॉन्ड है ये प्लस माइनस की तरह टूट गया। ठीक है, तो इसने इस पे अटैक किया, ये माइनस है, तो ये इस पे क्या आ जाएगा, H, ऐसा समझो। लेकिन इसमें हुआ क्या, इसको क्या बोलोगे, प्लस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स द अटैकिंग एजेंट। ठीक है, ये इसका एग्जांपल होगा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट होने के लिए क्या जरूरी है, पाई बॉन्ड। तो जिसमें पाई बॉन्ड नहीं है उसमें ऑब्वियसली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो देखो इसीलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट किसमें होता है, जैसे कि एल्डिहाइड में, कीटोन्स में, साइनाइड में, इनमें जनरली क्या होता है, निगेटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। ठीक, एल्कीन में,
एल्काइन में, इनमें जनरली क्या होता है प्लस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, और जिसमें पाई बॉन्ड नहीं है जैसे अल्कोहल, जैसे ऑब्वियसली ईथर, जैसे हेलोजन, इसमें नो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट क्योंकि भाई पाई बॉन्ड ही नहीं है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट कहां से होगा। ठीक है, तो भाई लेवल 2 करिए, डाउन भेजिए। ठीक है भाई, थैंक यू।